हेलो स्टूडेंट्स, जेडीएम क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं आपको आज पढ़ाऊंगा थ्री फेज इंडक्शन मोटर, त्रिकलीय प्रेरण मोटर। त्रिकलीय प्रेरण मोटर का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी प्रत्यावर्ती मोटर जिसमें तीन फेज हो। तीन फेज की अगर अपन बात करें तो तीन फेज का मतलब होता है रेड, येलो और ब्लू। रेड, येलो और ब्लू, RYB, जो कि फेज सीक्वेंस होता है। और फेज सीक्वेंस में थ्री फेज में प्रत्येक फेज के बीच का एंगल होता है 120 डिग्री, 120 डिग्री। देखो, अपन थ्री फेज से पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल मोटर। इलेक्ट्रिकल मोटर क्या होती है, किसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल मोटर? तो इलेक्ट्रिकल मोटर का मतलब होता है, इलेक्ट्रिकल मोटर जो होती है वो एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होती है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल यानी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों का संयुक्त रूप, यानी एक ऐसी मशीन जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस कहलाती है। तो जो मोटर होती हैं वो क्या करती हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, यानी मोटर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें, जैसे अपना पंखा है, पंखा जो है वो एक इलेक्ट्रिकल मोटर है और वो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिद्धांत पे कार्य करता है। यानी जैसे अपन उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो वो हमें हवा के रूप में यांत्रिक ऊर्जा देती है। इसी तरीके से अगर अपन पंप की बात करें तो पंप में क्या होता है, पंप को अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और उसकी वजह से वो पानी को खींचता है, तो वो एक मैकेनिकल वर्क हो गया। तो जो भी मशीन मैकेनिकल वर्क कर रही है, इलेक्ट्रिकल ले रही है, वो सारी की सारी मशीनें क्या कहलाती हैं, इलेक्ट्रिकल मोटर कहलाती हैं। तो इसके बाद में अगर अपन बात करें कि इलेक्ट्रिकल मोटर्स जो है उनमें अपना टॉपिक है थ्री फेज इंडक्शन मोटर। लेकिन मोटर के साथ में अपने को जनरेटर भी क्लियर कर लेना चाहिए, क्योंकि मोटर अगर आपको समझ में आ गया तो जनरेटर इसका जस्ट अपोजिट होता है। तो जनरेटर क्या करता है, और जनरेटर की अगर अपन बात करें तो जनरेटर भी एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है, लेकिन जनरेटर जस्ट अपोजिट होता है, यानी इसका सीधा उल्टा। जैसे मोटर ने क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में चेंज किया, और वो क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। अब अपन बात करते हैं थ्री फेज मोटर के बारे में। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो है वो दो मुख्य भाग होते हैं, उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है उसका स्टेटर और दूसरा होता है रोटर। स्टेटर का मतलब स्थिर रहने वाला भाग और रोटर का मतलब घूर्णन करने वाला भाग। और ये बात अपन कर रहे हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर की कंस्ट्रक्शन, संरचना के आधार पर। ये बात जो अपन बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि संरचना के आधार पर जो थ्री फेज मोटर है उसकी संरचना दो मुख्य भागों से मिलकर बनी होती है। एक होता है उसका स्टेटर, स्थिर रहने वाला भाग, दूसरा रोटर जो घूमता है। तो देखो, अगर अपन स्टेटर की संरचना की बात करें तो स्टेटर की संरचना क्या होती है, स्टेटर की संरचना में बहुत सारे स्लॉट्स बने होते हैं, यानी बहुत सारे खांचे बने होते हैं, और उन खांचों में अपन क्या कर देते हैं, थ्री फेज वाइंडिंग डाल देते हैं। ठीक है, और रोटर की अगर बात करें तो रोटर जो है वो कौन सा होता है, घूर्णनमान भाग होता है, यानी जो रोटेटिंग करता रहता है, निरंतर रूप से घूमता रहता है, वो क्या कहलाता है, उसका रोटर कहलाता है। अब अगर अपन थ्री फेज इंडक्शन मोटर की बात करें तो उसका रोटर जो होता है वो बेलनाकार होता है। बेलनाकार का मतलब जैसे अपना पेन है, पेन एक बेलनाकार संरचना है। ठीक है, या अपन किसी सिलेंडर की बात करते हैं, सिलेंडर भी कैसा होता है, सिलेंड्रिकल मतलब बेलनाकार संरचना होती है। तो रोटर जो होता है वो बेलनाकार पटलित क्रोड से मिलकर होता है। क्रोड और पटलित का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे स्लॉट्स बने होते हैं, यानी पतली पतली जो बनी होती है। जैसे अपन किसी ट्रांसफॉर्मर को खोलकर देखें, जैसे अपन अपनी किसी घर की डिवाइस बनी हुई है, मोबाइल का चार्जर देख लो, उसके अंदर भी एक ट्रांसफॉर्मर बना होता है। उस ट्रांसफॉर्मर को अगर आप देखोगे तो उसके चारों तरफ छोटी 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 पत्तियों से उसकी वाइंडिंग को कवर किया जाता है। तो जो छोटी छोटी पत्तियां होती हैं उन्हीं पत्तियों को क्या कहा जाता है, पटलित क्रोड कहा जाता है। और इन पटलित कोर के अंदर क्या कर दिया जाता है, चालक को डाल दिया जाता है, कंडक्टर को डाल दिया जाता है। और कंडक्टर मोस्टली कॉपर और एल्यूमिनियम का बना होता है। ये आपको पहले से ही पता है, क्योंकि अपन किसी भी मोटर की संरचना की बात करते हैं तो उसकी संरचना या तो कॉपर से या फिर एल्यूमिनियम से मिलकर बनी होती है। अब अगर अपन रोटर की संरचना की बात करें तो उस बेलनाकार रोटर पे वी शेप में आधे खुले खांचे बनाए जाते हैं। पूरे खुले नहीं बनाए जाते और ना पूरे बंद बनाए जाते हैं। पूरे खुले अगर खांचे बना दिए जाते हैं तो उसके कारण उसका चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो कम हो जाता है,
और अगर पूरी तरीके से बंद बना दिए जाए तो फिर वहाँ पे वाइंडिंग करना मुश्किल हो जाता है। जैसे अगर एक बार अपन ने वाइंडिंग करके उसको बंद कर दिया है और आने वाले टाइम में कभी उसकी वाइंडिंग खराब हो जाती है तो उस वाइंडिंग को वापस बनाने में काफ़ी दिक्कत आती है। इसलिए अर्ध खुले बनाए जाते हैं ताकि चुंबकीय क्षेत्र भी ऊंच रहे और दूसरा उसका वाइंडिंग जो है वो भी आसानी से की जा सके। तो अर्धकुले खांचे बनाने के फायदे क्या है, क्यों अर्धकुले खांचे बनाए जाते हैं? पहला प्रॉफिट ये हो गया। दूसरा क्या करता है, ये चुंबकीय हमिंग यानी मैग्नेटिक हमिंग जिसको अपन कहते हैं, चुंबकीय भनभनाट कहते हैं, उस भनभनाट को कम करता है। भनभनाट जैसे अगर अपन हाई टेंशन लाइंस के नज़दीक से निकलते हैं तो हमें एक आवाज़ सुनाई देती है, या फिर अपन किसी ट्रांसफॉर्मर के नज़दीक से निकलते हैं तो वहाँ भी हमें एक आवाज़ सुनाई देती है, उसी आवाज़ को कहा जाता है हमिंग। ठीक है, इसके अलावा ये नॉइस को भी कम कर देता है। तो ये तो थी अपने पास 3 फेज इंडक्शन मोटर की संरचना, यानी संरचना 2 भाग बन गए, एक स्टेटर बन गया, दूसरा रोटर बन गया। उसके बाद में अपन बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल, कार्य प्रणाली। तो कार्य प्रणाली की अगर अपन बात करें, वर्किंग प्रिंसिपल की अगर अपन बात करें तो 3 फेज इंडक्शन मोटर जो होती हैं वो फेराडे के नियम पे कार्य करती हैं। और फेराडे का नियम क्या कहता है? फेराडे के नियम के अनुसार अगर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो वहां विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में विद्युत वाहक बल ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो कैसे उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होने के कारण उत्पन्न होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपन बात करते हैं कि 3 फेज इंडक्शन मोटर जो होती हैं उनमें रोटर भी एक स्पीड होती है और एक स्टेटर की स्पीड होती है। स्टेटर की जो स्पीड होती है उसको कहा जाता है सिंक्रोनियस स्पीड, और रोटर की स्पीड जो होती है, तो स्टेटर और रोटर दोनों को घुमाया जाता है, यानी और उनको घुमाते समय उनके दांतों को इस तरीके से बनाया जाता है कि कभी भी एक दूसरे के दांत जो है वो एक दूसरे में मतलब जकड़ ना बनाए। और दूसरा, इनकी स्पीड को भी अलग अलग रखा जाता है। रोटर स्पीड अलग होती है, स्टेटर स्पीड अलग होती है। स्टेटर की स्पीड को सिंक्रोनियस स्पीड कहा जाता है, और कभी भी मोटर को 3 फेज इंडक्शन मोटर को सिंक्रोनियस स्पीड पर नहीं चलाया जाता, क्योंकि अगर अपन सिंक्रोनियस स्पीड पे यानी रोटर स्पीड और स्टेटर स्पीड को सेम कर देते हैं तो उस केस में क्या होगा कि वो आपस में जकड़ जाएंगे, वहां बल आघूर्ण टॉर्क तो उत्पन्न होगा लेकिन विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। अब जैसे अपन ने पीछे बात की थी कि रोटर स्पीड और स्टेटर स्पीड को बराबर नहीं रखा जाता, बराबर नहीं रखा जाता इसका मतलब इन दोनों के बीच में अंतर होता है, डिफरेंस होता है। तो जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को क्या कहते हैं? तो उस डिफरेंस को कहा जाता है स्लिप, फिसलन। यानी स्टेटर स्पीड और रोटर स्पीड के बीच का जो डिफरेंस होता है, अंतर जो होता है, वो अंतर क्या कहलाता है? स्लिप कहलाता है, फिसलन कहलाता है। और स्लीप कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है स्लीप परसेंटेज, प्रतिशत में अगर अपन स्लीप को निकालें तो उसका फॉर्मूला बनता है NS माइनस NR डिवाइड बाई NS मल्टीप्लाई 100। यानी NS का मतलब यहाँ पे है सिंक्रोनियस स्पीड, तात्कालिक स्पीड, या अपन उसको कह सकते हैं स्टेटर स्पीड, और NR जो है वो है रोटर स्पीड। ठीक है, तो इससे अपन किसी भी 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्लिप को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर अपन NS यानी सिंक्रोनियस स्पीड को कैलकुलेट करें तो सिंक्रोनियस स्पीड के लिए फॉर्मूला होता है 120F डिवाइड बाई P, यानी 120F बट्टा P, जहां पे F होती है आवर्ती फ्रीक्वेंसी। जैसे इंडिया में फ्रीक्वेंसी अपन जनरली बात करते हैं तो इंडिया की जनरली फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज है। अगर फॉरेन कंट्रीज़ की अगर अपन बात करें तो 60 हर्ट्ज। लाइक अपन चाइनीज़ प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो किसी भी चाइनीज़ मेड इन चाइना के प्रोडक्ट को देखोगे तो वहाँ आपको फ्रीक्वेंसी लिखी हुई मिलेगी 120 वोल्ट 60 हर्ट्ज, इसको अपन रेटिंग बोलते हैं। और 60 हर्ट्ज क्या होगी? इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। लेकिन इंडियन अगर आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट खरीदते हो या कोई भी डिवाइस खरीदते हो तो उस पर आपको लिखा हुआ मिलेगा 220 वोल्टेज या 230 वोल्टेज, और उसके आगे 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी होती है, और पी होती है पोल्स की संख्या, यानी उसके अंदर अपन ने कितने पोल बनाए, कितनी चुंबकीय फील्ड बनाए हैं, उसके बेस पे अपन। अब जैसे NS निकालने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। 120 अगर सिंक्रोनियस स्पीड, आपको कोई न्यूमेरिकल दे दिया गया है, न्यूमेरिकल है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर है जिसमें 4 पोल हैं और रोटर स्पीड आपको दे रखी है, रोटर स्पीड
1000 सॉरी 1000 नहीं 750 मान लेते हैं, मैं 750 या 700 मान लेता हूँ। 700 आरपीएम है। आरपीएम का मतलब क्या होता है? रिवोल्यूशन पर मिनट, यानी प्रति मिनट में काटे गए चक्कर। 700 आरपीएम है। तो स्लिप फिसलन ज्ञात कीजिए। तो इस स्लिप को अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इस स्लिप को एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लो। क्वेश्चन है 3 फेज इंडक्शन मोटर है जिसमें 4 पोल है, पी का मान आपको दे रखा है और रोटर स्पीड यानी एनआर का मान आपको दे रखा है और आपको स्लिप पूछा है। तो देखो इसको अगर अपन सॉल्यूशन करते हैं तो अपने पास स्लिप का फॉर्मूला क्या बनता है? स्लिप परसेंटेज इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर डिवाइड बाई एन एस मल्टीप्लाई 100। अब इस फॉर्मूले में देखें तो अपने को एन आर की वैल्यू दे रखी है, एन एस की वैल्यू नहीं है, और जब तक अपने पास एन एस की वैल्यू नहीं होगी तो अपन एन आर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी स्लिप को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो अभी अपन ने एन एस के लिए एक फॉर्मूला बनाया था। एन एस का फॉर्मूला होता है 120 एफ बट्टा पी। अब देखो यहाँ अपने पास पी की वैल्यू है लेकिन एफ की वैल्यू नहीं है, लेकिन अपन अगर न्यूमेरिकल सॉल्यूशन कर रहे हैं तो अपन यहाँ एफ की वैल्यू मान लेंगे 50 हर्ट्ज, अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, क्योंकि अपन इंडिया से बिलोंग करते हैं और इंडिया की जो जनरल फ्रीक्वेंसी मानी गई है वो फ्रीक्वेंसी कितनी मानी गई है? 50 हर्ट्ज मानी गई है। तो ये वाली वैल्यू अगर अपन पुट करेंगे तो अपने पास एन एस की वैल्यू आ जाएगी। एन एस इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई 50 डिवाइड बाई 4। इसको डिवाइड कर दो तो ये हो गए 30 मल्टीप्लाई 50 यानी 1500 हर्ट्ज, सॉरी 1500 आरपीएम, यानी सिंक्रोनियस स्पीड, स्टेटर स्पीड जो है वो कितनी आ गई अपने पास? 1500 आरपीएम, यानी 1 मिनट में 1500 चक्कर काट रही है। तो स्लीप अपने पास क्या बन जाएगी? स्लीप इज इक्वल टू 15 यानी 1500 माइनस 700 डिवाइड बाई 1500 गुणा 100। अब इसको सॉल्यूशन कर दो। तो इसको सॉल्यूशन करोगे तो आपके पास वैल्यू आ गई स्लीप परसेंटेज इज इक्वल टू 800 डिवाइड बाई 15, और इसको सॉल्यूशन करोगे तो 15.75 और बच गए 50, 15 × 45 और फिर 3% यानी 53.33%। इतनी ज़्यादा स्लिप होती नहीं है, बेसिकली अपन ने वैल्यूज़ जो ली हैं वो थोड़ी सी अलग हो गई इस वजह से, लेकिन स्लिप इतनी ज़्यादा कभी भी आपको प्राप्त नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स ये 3 फेज़ इंडक्शन मोटर के बारे में आपको पढ़ाया था, ये बेसिक नॉलेज था। इसके आगे का पॉइंट जो है वो अगले टॉपिक में मिल जाएगा। हो सकता है कुछ वीडियो में आपको प्रॉब्लम्स आई हो, वो आगे के टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और कोई चीज़ आपको अगर समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को हिट करें ताकि कोई भी मेरा लेटेस्ट टॉपिक जो आता है वो आपको जैसे ही मैं अपलोड करता हूँ वो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर अगले टॉपिक में।